लोगों में चेतना क्यों नहीं? हमारे ही प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और हमारे ही खिलाफ कोई बिल आता है तो वो उसको पास करवा देते हैं। गीता सहारे ने जो बात कही थी कि कोर्ट में जब हम लोग गए, उस केस में मैं भी था, हमारे खिलाफ हमारे ही लोग कोर्ट में खड़े होते थे और सिर्फ व्यक्तिगत लालच में। सही में हम लोगों को प्रमोशन, मुझे रिटायरमेंट के 1 साल पहले प्रमोशन दिया गया सिर्फ इसी वजह से। झेला हम लोगों ने, परेशानियां मारने के लिए लोग आते थे, कोर्ट के बाहर बाहर खड़े रहते थे कि आए तो हम आज पीटेंगे। हमारे अपने लोग कैसे चेतना आए। तो ये जो जरूरी है कि हम अपने लोगों को ये समझा सकें, एक पीढ़ी निश्चित रूप से प्रताड़ित होगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी सत्ता में काबिज होगी। ध्यान रखना कि एकाएक आजादी या एकाएक अधिकार नहीं मिल जाती। एक तो अम्बेडकरी साहित्य जिसे हम कह रहे हैं, बाबा साहब ने अम्बेडकरी साहित्य नहीं कहा था। स्वयं ही अम्बेडकर थे बाबा साहब, तो खुद ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने महाराष्ट्र में जो घटनाएं घट रही थी और जो वहाँ की परिस्थितियां थी, उनको लेकर के पत्रिकाएं या जो पत्रकारिता की जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने दलित साहित्य नाम दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए और उनके विचारों को आत्मसात करके एक अच्छा मैसेज देते हुए जो लेखन कर रहे हैं, उसको अम्बेडकरी साहित्य कहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी। बाबा साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उनके सामने भी एक प्रश्न आता था, हमारे सामने भी आता है, लोगों में चेतना क्यों नहीं आ रही? अब देखिए, लोकसभा में हमारे ही प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और हमारे ही खिलाफ कोई बिल आता है तो वो उसको पास करवा देते हैं। गीता सहारे ने जो बात कही थी कि कोर्ट में जब हम लोग गए, उस केस में मैं भी था, हमारे खिलाफ हमारे ही लोग कोर्ट में खड़े होते थे और सिर्फ व्यक्तिगत लालच में। सही में हम लोगों को प्रमोशन, मुझे रिटायरमेंट के 1 साल पहले प्रमोशन दिया गया सिर्फ इसी वजह से। झेला हम लोगों ने, परेशानियां मारने के लिए लोग आते थे, कोर्ट के बाहर बाहर खड़े रहते थे कि आए तो हम आज पीटेंगे। हमारे अपने लोग कैसे चेतना आए। तो ये जो जरूरी है कि हम अपने लोगों को ये समझा सकें, एक पीढ़ी निश्चित रूप से प्रताड़ित होगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी सत्ता में काबिज होगी। ध्यान रखकर क्या, क्योंकि एकाएक आजादी या एकाएक अधिकार नहीं मिल जाती। साहब ने कहा कि गुलामों को गुलाम होने का एहसास करा दो, बाकी वो खुद प्रतिरोध में खड़ा हो जाएगा। ये बाबा साहब ने लिखा है अपनी राइटिंग। इसका मतलब है कि चेतना के लिए जरूरी है कि आपको ये बताया जाए कि किस तरह से आप प्रताड़ित हो रहे हैं। समाज में आपकी संख्या कितनी ज्यादा है। मान्यवर ने 85 की बात की थी, 85% ही मानते, 3% राज करता है। और हमारा साहित्य जो कुछ भी लिखा जा रहा है, इन्हीं 3% के बीच में ज्यादा पढ़ा जाता है और उसका काउंटर वो ढूंढते हैं। सबसे दुखद बात है, हम लोग कितना पढ़ते हैं, हम लोग कितना समझने की कोशिश करते हैं। कविताएं हैं, कहानियां हैं, आत्मकथाएं हैं, उपन्यास है, कितना पढ़ते हैं हमारे समाज में। और उसकी एक वजह मैं ये भी देखता हूँ कि कर्मकर जातियों से आते हैं, काम करते हैं और काम करके खाते हैं, उसी से हमारी जीविका चलती है। लेकिन उसके बावजूद शिक्षा तो जरूरी है, जिसकी हम अक्सर उपेक्षा करेंगे। और यह शिक्षा सिर्फ BA MA की डिग्री लेने से नहीं, जागरूकता से समझना। इसलिए बाबा साहब जब ये कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, प्रतिरोध में खुद खड़ा हो जाएगा, ये बड़ी बात है। अम्बेडकरी साहित्य की जो नाम दिया गया, मैं पढ़ रहा था तो एक जगह लिखा था कि डॉक्टर प्रेम शंकर ने कहीं अम्बेडकरी साहित्य, दलित साहित्य के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया तो उन्होंने लिखा है कि लोक चेतना के कारण निषेध, विद्रोह, संघर्ष की क्रांति मूल्य समाहित होते हैं। लोक चेतना में ध्यान रखिएगा, मैं अभी उसकी आगे चर्चा करूंगा क्या है लोक चेतना, हम कैसे उसको नहीं समझने की कोशिश करते हैं।
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, समुचित दलित शक्ति की यह गतिशीलता है। और यही गतिशीलता उसको अंबेडकर के विचारों से, और ये अंबेडकर के विचार जिससे उसको गतिशीलता मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, आगे लेखन के लिए उसको बल मिल रहा है, वही अंबेडकरी साहित्य बन जाता है। इसलिए बहुत सही सोच समझ कर उन्होंने ये बात कही कि हम दलित शब्द, बाबा साहब थोड़ी कह सकते थे कि मैं अंबेडकरी साहित्य हूँ, या बाबा साहब थोड़ी कह सकते थे कि भाई ये फूले और कबीर का संत साहित्य हुआ। नहीं, जो विचार उन्होंने दिए, उन विचारों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ने का जो रास्ता देखते हैं, वह अंबेडकरी साहित्य में समाहित है। साधारण बात नहीं है। विश्व के सभी विकसित देशों में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। सभी विकसित देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, कहीं भी आप देखिए बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई। जो संविधान उन्होंने लिखा वह अपने आप में एक मानवतावादी साहित्य है। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। संविधान की कापियां जो बाजार में आप लोगों को बेचे, आप लीजिए, पढ़िए, देखिए, वाक्य इस सूक्तियों में है, एक एक अनुच्छेद सूक्तियों में है। हम लोग उसे समझने की कोशिश नहीं करते, ना पढ़ने की कोशिश करते। घर की मुर्गी दाल बराबर की तरफ हो जाएगा। अरे बाबा साहब ठीक है, हमारे थे, तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए, और फिर उसके बाद हमारे अंदर खुद ही संघर्ष की प्रेरणा आएगी। उस आदमी ने कम संघर्ष थोड़ी किया था। इस समाज में 85% की अगर हम बात करें तो उस समाज के लिए अकेला लड़ने वाला आदमी, और आज भी वे 3% उनकी मूर्तियों को तोड़कर सोचते हैं कि हम उनके विचारों को तहस नहस कर देंगे। संभव नहीं है। विश्व के तमाम विकसित देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, प्रेरणा के रूप में लगी हुई है, पूजने के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए लगी हुई है। उन्होंने जो संविधान बनाया है वह मानवतावादी साहित्य के रूप में जाना जाता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। जो अगली बात मैं करूँ, बहुत संक्षेप नहीं, मैं थोड़ा समझ लूंगा। वो जो चीज है वह हमारे अपने चिंतन की है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, हल्का भी लिखा जा रहा है, लेकिन हम सबको हल्का कैसे मान लें? हमारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, हम बाहर से तो आए नहीं हैं, विस्थापित तो नहीं है। कर्म को लेकर के, अपने काम और कामकाज को लेकर के इसी देश में हमारा परिभ्रमण रहा है। तो जो हमारे पास स्थितियां थी, जो हमारी अपना वजूद था, उस वजूद को हमने नहीं समझा, और वहीं हम बात करते चले। विश्वविद्यालय में एक जगह चर्चा हो रही थी कि भरत का नाट्य शास्त्र, और भरत के नाट्य शास्त्र में कलाएं, और कलाओं के साथ एक साहित्य लेखन की प्रवृत्ति। ब्राह्मणों ने लिखा होगा, लेकिन भरत के नाट्य शास्त्र में जितनी चीजें गिनाई गई हैं वे सब हमारी संस्कृति से चोरी की गई है। चाहे वो नृत्य की हो, चाहे गीत की हो, चाहे संगीत की हो, चाहे छंद की हो, चाहे साहित्य लेखन की हो। हमारा मौखिक साहित्य था। मौखिक साहित्य आज भी प्रचलन में है। नौटंकी हमारी ही देन थी, वो कहीं ब्राह्मणों के घर से नहीं आई थी। गीत लिखने की प्रवृत्तियां हमारी थी। हम गा करके अपने विचार बताते थे लोगों को, अपनी व्यथा सुनाते थे, अपने संदेश देते थे, गा करके देते थे। लय छंद हमारे थे, चाहे वो सोहर हो, चाहे चैता हो, चाहे ऋतुओं के ऊपर लिखे गए गीत हो। हमारे भोजपुरी क्षेत्र में बहुत चलता है, ये सब हमारे थे। और इसको हस्तगत किया गया, हड़प लिया गया, और हड़प करके उस पर एक लंबी साहित्यिक परंपरा बनाई गई। आप ये देखिए हम लोग कितना पीछे छूट गए। उन्होंने इसको हस्तगत किया। जब हम बात कर रहे हैं अम्बेडकरी साहित्य और आंदोलन के रिश्ते की, तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारे साहित्य को हस्तगत करके हमें ही दबाया गया, हमें ही पढ़ने से वंचित किया गया, हमारे ही अधिकारों को कुचलने की कोशिश की गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, बाबा साहब ने लिखा है, संस्कृति समाज पर उनका जो लेखन है उसको हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये संस्कृति क्या चीज थी,
भारत के परिवेश में संस्कृति का रूप क्या था, और इस संस्कृति को जो हमारी अपनी थी वह कैसे दूसरों ने हड़प लिया, अपने हाथों में ले लिया, और उसी संस्कृति को अपने हाथों में लेकर के हमें उससे बाहर कर दिया। ध्यान रखिएगा, इनकी भाषा हमारी थी, हमने चाहे पाली में लिखा हो चाहे प्राकृत में लिखा हो, हमारे देश की हमारी अपनी भाषा थी, इन्हीं भाषाओं से बोलियां निकली हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। भाषा संस्कृत से कोई बोली नहीं निकली है, और बोलियां हमारी और आपकी हैं। हम अपनी बोलियों में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को समझाते हैं। बाबा साहब ने जब शुरू किया था तो महाराष्ट्र से शुरू किया था, हिंदी से नहीं शुरू किया था, लेकिन एक बड़े व्यापक फलक पर अपने विचारों को रखते हुए उस भाषा से उन्होंने सारी बोलियों में अपने विचार फैला दिए। ये बहुत बड़ी बात थी, हमें ये करना चाहिए। हम क्यों उलझ जाते हैं, उत्तर पूर्व ये भाषा वो भाषा, ये बोली वो बोली। बुद्ध के समय में न वर्ण थे न जातियां थी। 4वीं शताब्दी में शंकराचार्य ये सब लेके आता है, हम बंट गए। उस समय तो नहीं शादी विवाह में बेटी और रोटी और क्या क्या दुनिया भर जो पंडितों ने चलाया नियम, ये तो नहीं था। आज क्यों हो गया है? आज जब ये जो सरकार है ये बार बार इस चीज को क्यों, महाराष्ट्र में नियम बना दिया है। कल मैं पढ़ रहा था कि भाई ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला जब तक मराठी नहीं बोल लेता, पढ़ नहीं लेता है, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, रोजगार करने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने तो नहीं कहा था, संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। ये कैसे आ रही है चीजें? क्यों हमें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है? कर्मकर जातियों में जो हुनर था, हमारा ही हुनर था ना। हम मुंह चला करके तो रोजी रोटी नहीं चलाते हैं, हम घंटा बजा करके भजन गा करके हमारी रोजी रोटी नहीं चलती। हम काम करने वाले, मेहनत वाले आदमी हैं। ये जो कुछ बना हुआ आप देख रहे हैं, ये हमारा अपना बनाया हुआ है, हमारे लोगों ने बनाया है। तो ऐसे लोगों को साइड लाइन क्यों कर दिया गया, इसे हमें समझना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या थी, ये बाबा साहब ने लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उनके राइटिंग में है। अपनी संस्कृति, अपने विचार हमें समझना होगा। अंत में क्योंकि समय का अभाव है, मैं 2-3 बातें और कह करके खत्म कर दूंगा, 1-2 मिनट और दूंगा। वो है नाथ साहित्य, संत साहित्य, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब और पेरियार। आप ध्यान से देखिए, नाथ साहित्य योगी नाथ जी के यहाँ चला गया, हमारे हाथ में रहा नहीं। संत साहित्य को हड़पने की पूरी कोशिश की गई। महान संत रैदास की हत्या कितनी बड़ी साजिश के साथ की गई थी। और उनके, जब मैं संत साहित्य की पूरी पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें रैदास जी को भक्त घोषित किया जा रहा था, जबकि वो संत थे। उनके विचारों में सामाजिक आंदोलन की नींव थी उस साहित्य में, लेकिन उन्हें भक्त घोषित किया गया। भगवान राम और कौन कौन से देवता की स्तुति गान, उनकी पंक्तियां वहां से उठा उठा करके वही संकलित की गई है। बड़ा अजीब लगा कि जो हमारी प्रेरणा, हमारे उत्थान के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए चीजें थी, उनको साइड लाइन क्यों किया जा रहा है। और आप देखिएगा, ज्योतिबा फूले के ऊपर जिन जिन लोगों ने, जो अब जो जागरूकता नहीं आई होती ना, तो ये लोग ज्योतिबा फूले को भी एक महान राष्ट्रवादी घोषित कर चुके होते। बाबा साहब को कर ही रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक बैठे हुए तमाम ऐसे बेवकूफों को मैं जानता हूं, जो सिर्फ बाबा साहब को राष्ट्रवादी घोषित करने के लिए, हिंदू मतावलंबी घोषित करने के लिए राइटिंग किए जा रहे हैं। ये हिंदू शब्द से हमें क्या लेना देना भाई? हम मूल निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी संस्कृति हमारी मानवता से जुड़ी हुई है। हम मनुष्य के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने वाली विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हमें क्या राष्ट्रवाद से? तो इन्हीं बातों के साथ क्षमा चाहूंगा, लंबा थोड़ा हो गया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और अशोक जी का धन्यवाद करता हूं, रूपचंद जी का पुनः धन्यवाद करता हूं, आप सभी सभा में बैठे हुए सदस्यगण या प्रबुद्धजनों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत ध्यान से सुना है।